स्वागत है आपका चैनल पर। और आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और शेयर करिए। आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ MCQs जो प्रोडक्शन फंक्शन के हैं। इससे पहले यूटिलिटी के और डिमांड के भी हो चुके हैं, तो प्लीज़ उनको भी देखिएगा। चलिए अब इनको स्टार्ट करते हैं। ये इंग्लिश में है पर हिंदी में मैं बोलती रहूँगी, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, प्रोडक्शन फंक्शन जो है इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। प्रोडक्शन फंक्शन इनपुट यानी कि जो आपने साधन लगाए हैं एंड आउटपुट जो आपको प्रोडक्शन मिल रहा है, इन दोनों के बीच का एक रिलेशनशिप होता है। उस रिलेशनशिप को आप क्या कहते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन फंक्शन को मैं बता दूं, उत्पादन फलन होता है। तो उत्पादन फलन इनपुट और आउटपुट यानी कि साधन और उत्पादन के बीच का टेक्निकल रिलेशनशिप होता है। सेकंड वाला ठीक है, ठीक है, ये एक टेक्निकल रिलेशनशिप है। व्हेन MP इंक्रीज, जब MP यानी मार्जिनल प्रोडक्शन यानी सीमांत उत्पादन बढ़ता है। देखिए, जब आप साधन लगा रहे हैं तो सीमांत उत्पादन मतलब प्रोडक्शन बढ़ रहा है, उस पर यूनिट इनपुट लगाने से जो उत्पादन बढ़ रहा है वो तो मार्जिनल कॉस्ट है। लेकिन ये जो बढ़ रहा है इसमें टोटल प्रोडक्शन भी बढ़ता चला जाता है। लेकिन किस रेट से बढ़ता है? ये इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, जब मार्जिनल प्रोडक्शन यानी सीमांत उत्पादन बढ़ रहा होता है तो कुल उत्पादन इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है। और जब ये बढ़ तो रहा होता है लेकिन कम बढ़ रहा होता है, थोड़ा बढ़ रहा होता है, तो ये डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है। यानी फर्स्ट वाला देखिए, ये मैं आपको बता रही हूँ, ऑप्शन को डिस्क्राइब कर रही हूँ। और उसके बाद जब ये मतलब आप साधन लगा रहे हैं लेकिन मार्जिनल प्रोडक्शन यानी कि उस पर यूनिट लगाने से उत्पादन बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा, तो फिर क्या होता है? तब ये फॉल होना शुरू हो जाता है, ठीक है। वो यहाँ पर है नहीं, फॉल होना शुरू होगा, ठीक है। अब व्हेन मार्जिनल प्रोडक्शन इज ग्रेटर देन AP, अगर मार्जिनल प्रोडक्शन एवरेज प्रोडक्शन से ज़्यादा है, ठीक है, यानी कि आप साधन लगा रहे हैं, उत्पादन बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे में अगर आप ग्राफ देखेंगे तो AP राइज होता है। यहाँ ना मैंने आंसर पहले ही लगा रखे थे तो वो लगे ही हुए हैं, ठीक है। AP राइज होता है। एवरेज प्रोडक्शन उस टाइम राइज होता है जब मार्जिनल प्रोडक्शन बढ़ रहा, उससे ज़्यादा होता है। और एक समय ऐसा आता है जब मार्जिनल प्रोडक्शन और एवरेज प्रोडक्शन एक बराबर हो जाते हैं, ठीक है। और एक समय आता है जब मार्जिनल प्रोडक्शन घटना शुरू हो जाता है, ठीक है। और जब ये नीचे जाता है तो AP भी घटना शुरू हो जाता है, ठीक है। क्योंकि AP जो है एवरेज प्रोडक्शन तो मार्जिनल प्रोडक्शन पे डिपेंड है ना। मतलब टोटल प्रोडक्शन, देखिए, चाहे टोटल प्रोडक्शन की बात करी जाए चाहे एवरेज प्रोडक्शन की बात की जाए, बोथ आर डिपेंडेंट ऑन मार्जिनल प्रोडक्शन। यानी कि कुल उत्पादन, मार्जिनल यानी सीमांत प्रोडक्शन, सीमांत उत्पादन पे ही कुल उत्पादन और औसत उत्पादन डिपेंड करते हैं। इसके बाद आपका है इफ़ मोर एंड मोर यूनिट ऑफ द वेरिएबल, हाँ जी, इफ़ मोर एंड मोर यूनिट ऑफ हाँ जी, इफ़ मोर एंड मोर यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर आर एम्प्लॉयड, अगर हम वेरिएबल फैक्टर यानी कि परिवर्तनशील साधनों को स्थिर साधन यानी फिक्स फैक्टर के साथ और लगाएंगे, और इनिशियली क्या होता है, वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, फिर डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, और फाइनली ये क्या हो जाता है, फॉल करना शुरू होता है। यानी कि कुल उत्पादन की 3 स्टेज आती हैं। पहले वो इंक्रीजिंग होगा, फिर डिक्रीजिंग होगा, देन फाइनली ये फॉल हो जाएगा। पहले बढ़ेगा और फिर घटेगा और फॉल हो जाएगा। तो ये चेंजेस आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? टोटल प्रोडक्शन में देखने को मिलते हैं। थर्ड जो है करेक्ट है, ठीक है। आई होप सबको क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछिए कमेंट सेक्शन में। और चलिए फिर आगे चलते हैं और बेहतर कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, ठीक है। हाँ जी, अब देखिए, कॉस्ट जो है, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ गुड, एक गुड को प्रोड्यूस करने में, एक गुड्स को, एक साधन, एक वस्तु को उत्पादन करने में जो है गुड का कौन से, इसकी कॉस्ट के लिए कौन उत्तरदायी है, ठीक है। तो कॉस्ट कौन कैसे आती है? एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो उसको बनाने में हुआ है उसको, फिर परचेज ऑफ इनपुट, आपने साधन को बनाने में जो खर्चा किया उस प्रोसीजर में, उसके बाद जो उससे साधन खरीदे गए उसको बनाने के लिए, ठीक है, रॉ मटेरियल, और उसको बनाने के बाद आपने सेलिंग करी। तो ये सब मैनेज करने के लिए जो आप अकाउंटिंग करते हो, जो आपने एम्प्लॉय अकाउंटिंग के लिए लगाए, वो अकाउंटिंग कॉस्ट भी ले ली जाती है, तब वो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द गुड बनती है। तो यानी कि सम ऑफ फर्स्ट एंड
एंड इनपुट कॉस्ट जो है सेल्फ ओन्ड रिसोर्सेज की। सेकंड नहीं होगा, आपका एक्चुअल कॉस्ट, इनपुट कॉस्ट ले ली जाएगी और इम्प्यूटेड कॉस्ट ऑफ ऑनर, जो ऑनर ने अगर कुछ लगाया है उस पर तो वो उसकी गुड्स की कॉस्ट मान ली जाएगी, ठीक है, अकाउंटिंग कॉस्ट में नहीं आएगी। तो क्या होगा, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो उस पर हुआ है, परचेज करने में इनपुट जो खर्चा हुआ है, इसके अलावा एम्प्लॉयर ने जो सेल्फ ओन अपने कुछ रिसोर्सेज अगर उसने लगाए हैं तो उनको भी कॉस्टिंग में ले लिया जाएगा। जो एम्प्लॉयर होता है या ऑर्गेनाइजर होता है या एंटरप्रेन्योर होता है, वो जो भी चीज़ अपनी तरफ से लगाएगा उसको हम इम्प्यूटेड कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है। सेल्फ ओन रिसोर्सेज, अपने रिसोर्सेज लगाता है वो, ठीक है। एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व जो होता है ना, एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व, ये कभी भी एक्स को टच नहीं करता। देखिए ये है आपका फिक्स कॉस्ट कर्व, ये इस तरह से होता है, डाउन जाता है, ठीक है। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा कॉस्ट जो है नीचे आती जाएगी, ठीक है, लेकिन ज़ीरो कभी नहीं आएगी, ये इसको कभी नहीं टच करेगी एक्स एक्सिस को। उसका रीज़न क्या है, देखिए रीज़न ये है कि कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती। देखिए जो फिक्स कॉस्ट होती हैं वो एक बार लगा दी जाती हैं, अब प्रोडक्शन हो चाहे ना हो वो कॉस्ट तो आ चुकी हैं और उनके लिए पे हो चुका है, दे नेवर बी ज़ीरो, चाहे प्रोडक्शन हो चाहे ना हो, यानी स्थिर लागत जो हमेशा लगेगी। अब इसका एग्जाम्पल आप ऐसे ले लीजिए, आपने बिल्डिंग प्रोडक्शन के लिए बना दी, ठीक है, बिल्डिंग बन गई, इसमें मशीनें भी लग गई। अब आप प्रोडक्शन करोगे तो वेरिएबल कॉस्ट लगा के प्रोडक्शन कर लोगे, और अगर आप प्रोडक्शन नहीं करोगे, वेरिएबल कॉस्ट नहीं भी लगाओगे, तो भी जो बिल्डिंग तो नहीं हटा दोगे, मशीनरी तो नहीं हटा दोगे, तो वो कॉस्ट जो एक बार लग चुकी हैं वो हमेशा लगी रहेंगी। इसलिए एवरेज फिक्स कॉस्ट नेवर बी ज़ीरो, कभी भी वो ज़ीरो नहीं होती। सेकेंड ऑप्शन ठीक है। उसके बाद सैलरी ऑफ परमानेंट स्टाफ, परमानेंट स्टाफ की सैलरी को हम क्या मानेंगे, देखिए सैलरी हमेशा ऐसे माना जाता है कि ये तो वेरिएबल कॉस्ट है, लेकिन सबकी सैलरी वेरिएबल कॉस्ट नहीं होती। ऐसे एम्प्लॉय जो सुपरवाइज़र हैं, सीईओ हैं या फिर मैनेजर हैं, जो प्रोडक्शन हो चाहे ना हो फिर भी कंपनी का बाकी का काम करते रहते हैं, सिर्फ प्रोडक्शन पे ही उधर ध्यान नहीं देते क्योंकि प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा, तो इनकी जो सैलरी होगी वो फिक्स कॉस्ट जैसी ही लेते हैं, ठीक है। इसके बाद फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, इन सब में वेरिएबल कॉस्ट है, कॉस्ट कौन सी है, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, बिल्डिंग रेंट, म्युनिसिपल टैक्सेस और इंश्योरेंस। देखिए जो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल है दैट इज़ अ वेरिएबल कॉस्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम तो वन टाइम जाएगा, बिल्डिंग रेंट भी ये हमारे घरों की तरह नहीं कि हर महीने जाता है, ये भी वन टाइम ही जाएगा, मतलब ईयरली या 2-3 साल में इस तरह से लिया जाता है, और म्युनिसिपल टैक्स भी इसी तरह का होता है। और प्रोडक्शन चाहे हो चाहे, अब बिल्डिंग का रेंट क्या है, चाहे मान लो वैसे तो ईयरली जाएगा, 6 महीने में भी जा सकता है, मान लो महीने में भी जा रहा है, लेकिन हर महीने हो रहा है, लेकिन क्या प्रोडक्शन से के होने ना होने से बिल्डिंग रेंट कम या ज़्यादा हो सकता है, नहीं। तो जिसके आप प्रोडक्शन करो चाहे ना करो वो तो आपको देना ही पड़ेगा, वो फिक्स मानेंगे, ठीक है। और वेरिएबल किसे मानेंगे, जो प्रोडक्शन होगा तो वो खर्चे होंगे, जैसे रॉ मटेरियल के, लेबर के, और अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो वो खर्चे नहीं होंगे, तो उनको वेरिएबल कॉस्ट मानते हैं, ठीक है। छोटे और बड़े होने से फ़र्क नहीं पड़ता, प्रोडक्शन होने या ना होने से उन पर फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता, ये देखा जाता है। अब मार्जिनल कॉस्ट इज़ एन एडिशन टू द टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट जो है एडिशन करेगी, टोटल कॉस्ट को बढ़ाएगी पर यूनिट के हिसाब से। कब बढ़ाएगी, जब सेलिंग होगी तब, या एम्प्लॉयड जब उनको ले लिया जाएगा तब, या कंजम्पशन होगा तब, या प्रोडक्शन होगा। जब आप प्रोडक्शन करेंगे तभी तो मार्जिनल कॉस्ट आएगी और तभी तो वो टोटल कॉस्ट को बढ़ा पाएगी, ठीक है। अदरवाइज अगर आप सिर्फ बनी हुई यूनिट को सेल कर रहे हो उससे थोड़ी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये सेकंड ऑप्शन ठीक है। आई होप सबको क्लियरिटी आई होगी। चलिए फिर आगे चल लेते हैं और क्वेश्चन लगा लेते हैं। हाँ जी, अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है, तो सारे ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे आपको। एवरेज टोटल कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है, कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं है, ये गलत है, काट देते हैं वो। ऐसे होता है ये एवरेज टोटल कॉस्ट होगी, ठीक है, ये एवरेज ऐसे वेरिएबल कॉस्ट होगी, तो ये इसको कट करके आगे बढ़ जाती है, ठीक है। उसके बाद एवरेज टोटल कॉस्ट जो है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट
से कभी बड़ी नहीं हो सकती, तो अभी तो हमने देखा बड़ी हो सकती है। एवरेज टोटल कॉस्ट इज ग्रेटर देन द, हमेशा बड़ी नहीं होगी, वेरिएबल कॉस्ट बाद में जाके बड़ी हो जाती है, ये मैंने अभी आपको ग्राफ में दिखाया भी है। उसके बाद ये बोल रहे हैं एमसी कर्व, मार्जिनल कॉस्ट का कर्व एवीसी मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट को मिनिमम पॉइंट पे काटता है। मार्जिनल कॉस्ट जो कर्व होता है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को उसके मिनिमम पॉइंट पे कट करता है। हाँ बिल्कुल मिनिमम पॉइंट पे कट करता है ये, तो ये थर्ड ऑप्शन ठीक है, ये वाला करेक्ट है। ऑल ऑफ द अबव तो वैसे भी नहीं होगा क्योंकि पहले दोनों ऑप्शन गलत हो गए, तो ऑल ऑफ द अबव तो हो ही नहीं सकता। चलिए एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होती है? फिक्स कॉस्ट का अगर एवरेज निकालें, ठीक है, अब आपको मैं बता दूं, एवरेज फिक्स कॉस्ट औसत स्थिर लागत होती है, ठीक है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। और ये कैसे निकलती है? जब आप फिक्स कॉस्ट जितनी भी टोटल आई है उसको क्वांटिटी जितनी प्रोड्यूस हुई है उससे डिवाइड करेंगे तो एवरेज फिक्स कॉस्ट आएगी। और ये कॉस्ट जो होती है डिक्रीज एंड आउटपुट इंक्रीज, ये कब कम होने लग जाएगी? जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा ऐसे ऐसे ही कम होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये प्रोडक्शन बढ़ने के साथ बढ़ेगी, गलत है ये ऑप्शन, ठीक है। रिमेन्स द सेम लेवल और आउटपुट रिमेन्स सेम एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट, ये भी गलत है। इनिशियली शुरुआत में इंक्रीज होती है बाद में डिक्रीज, ये भी गलत है। सिर्फ सेकंड वाला ही ठीक है कि जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा एवरेज फिक्स कॉस्ट कम होती चली जाएगी। अभी एक ग्राफ भी मैंने आपको बनाया था, ऐसे करके इसका ग्राफ आता है, तो ये एवरेज फिक्स कॉस्ट का कंटिन्यू कम होती जाती है जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता जाता है, बट इट नेवर बी ज़ीरो, कभी भी ये ज़ीरो नहीं होती है, ठीक है। तो आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। मार्जिनल कॉस्ट जो होती है, मार्जिनल कॉस्ट 5th यूनिट ऑफ आउटपुट की क्या होगी? देखिए ऊपर दो जो है ना वो आपको आउटपुट दे रखे हैं, ये सारे आउटपुट हैं 2 3 4 5, आप आउटपुट बढ़ रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है और उसके साथ कॉस्ट भी बढ़ती जा रही है, पहले 30 फिर 35 45 65 100। तो आप देख लो यहीं कॉस्ट का नेचर, यूनिट जो प्रोडक्शन की है वो 1 ही बढ़ रही है, पर क्या हुआ पहले सिर्फ 5 कॉस्ट बढ़ी एक यूनिट को और प्रोड्यूस करने में, दूसरी बार 45 और ज़्यादा मतलब ज़्यादा बढ़ानी पड़ी, तीसरी बार और ज़्यादा बढ़ानी पड़ी, यानी धीरे धीरे प्रोडक्शन आप करते हैं साधन लगा के, लेकिन प्रोडक्शन बढ़ने के साथ साथ कॉस्टिंग भी आ रही होती है और हर बार कई बार गिर कर आ रही होती है और कई बार चढ़ कर आ रही होती है, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रही होती है। तो ये इंक्रीजिंग रेट का एग्जाम्पल है, सॉरी ये बढ़ती हुई दर का एग्जाम्पल है। अब ये पूछ रहे 5th यूनिट पर मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी? तो देखिए 4 यूनिट पर 45 थी और 5th यूनिट करने में 65 हो गई, तो कॉस्ट में कितना इंक्रीमेंट हुआ? 20 का। 45 से 65 हो गई तो मार्जिनल कॉस्ट कितनी बढ़ गई? 20। फर्स्ट ऑप्शन ठीक है। कंप्लीट द फॉर्मूला ऑफ AC माइनस AFC। एवरेज कॉस्ट में से एवरेज कॉस्ट क्या होती है? सारी कॉस्ट का एवरेज होती है, ठीक है। और कॉस्ट किसको मिला के बनी होती है? एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। जो फिक्स कॉस्ट होती है और वेरिएबल कॉस्ट को मिला के टोटल कॉस्ट बनती है, और एवरेज कॉस्ट में से अगर फिक्स कॉस्ट को माइनस करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट आएगी। सेकंड ऑप्शन ठीक है, ठीक है। इसके बाद एरिया अंडर द मार्जिनल कॉस्ट कर्व। मार्जिनल कॉस्ट कर्व के नीचे का एरिया क्या होता है? देखिए ये है ग्राफ मार्जिनल कॉस्ट का, इस तरह से बनता है, मैं बता दूं 1 मिनट, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट का ये ऐसे बढ़ रही होती है, तो ये जो सारा नीचे का इसका एरिया है ये किस कॉस्ट को दिखा रहा है? ये सारा का सारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि साधन उत्पादन करने में आपको जितनी भी कॉस्टिंग आती चली जा रही है, ये सारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट के अंडर जो भी एरिया होगा वो होता है। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है तीनों ही, ठीक है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता बहुत इजीली इनको कर लोगे। अब मैं एक बार थोड़ा सा बता देती हूँ। मार्जिनल कॉस्ट सीमांत लागत, ठीक है, एवरेज कॉस्ट औसत लागत, एवरेज फिक्स कॉस्ट औसत स्थिर लागत, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ये आपकी औसत परिवर्तनशील लागत है, ठीक है। और ये रहा, एक बार बता देती हूँ, मार्जिनल कॉस्ट का कर्व एंड दिस इज़ द एरिया अंडर द मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल, 1 मिनट, ये मार्जिनल कॉस्ट है, ये शेडेड एरिया है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को दिखाने वाला, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, और मेरे ख्याल से 14 क्वेश्चन तो हो गए, नेक्स्ट वीडियो में बाकी के तो ले आऊँगी मैं, ठीक है। तो
आई होप सबको समझ में आया होगा। कुछ समझ नहीं आ रहा कॉन्सेप्ट को आप पूछिए, ठीक है, कमेंट में, और मैं ज़रूर आंसर करूँगी। और खूब अच्छी तैयारी करिए, बहुत सारे और बढ़िया बढ़िया हम MCQs में लाऊंगी, 100% श्योरिटी के साथ मैं वो चुन रही हूँ जो कि आने की सबसे ज़्यादा उम्मीद है। बहुत कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी भी मेहनत से आपका काम बन जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।